महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब 100 कौरवों की विशाल सेना के सामने अकेला महायोद्धा अर्जुन गांडीव लेकर खड़ा हुआ था तो कौरवों की संख्या बल की अकड़ पल भर में ढेर हो गई थी। आज जब मक्का में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक साथ आकर त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर दस्तखत किए तो सोशल मीडिया पर इसे इस्लामिक नेटो बताकर भारत के खिलाफ बहुत बड़े खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल की गहरी कसौटी पर अगर इस तिकड़ी को कसा जाए तो हकीकत यही निकलती है कि भारत की विशाल महासैन्य शक्ति के आगे यह गठबंधन बिल्कुल वैसा ही नजर आता है जैसे 100 कौरवों की बिखरी हुई ताकत के सामने अकेला महायोद्धा अर्जुन। इस वीडियो में हम हवाई दावों से अलग हटकर आंकड़ों, हथियारों और युद्ध नीति के आधार पर इस पूरे समीकरण को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि इस तथाकथित मुस्लिम नेटो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा देश है, किसके पास कितना बारूद है, और जब भारत की इंडिजीनियस स्वदेशी मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर ट्राइड और इंडस्ट्रियल बेस के सामने ये तीनों देश एक साथ खड़े होते हैं, आमना सामना करते हैं, तो जीत किसकी तय है। बिना स्किप किए इस रिपोर्ट को पूरा देखिए क्योंकि आज आपके सारे भ्रम दूर होने वाले हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत दुनिया के चौथे नंबर की सबसे बड़ी और खतरनाक सैन्य ताकत है। इसके मुकाबले तुर्की 9वें, पाकिस्तान 12वें या 14वें स्थान के आसपास झूलता रहता है और सऊदी अरब काफी पीछे यानी करीब 20वें पायदान पर है। भारत का सालाना डिफेंस बजट लगभग 75 से 81 बिलियन डॉलर के आसपास है। भारत इस भारी भरकम रकम का बड़ा हिस्सा अपनी स्वदेशी तकनीक, मेक इन इंडिया वेपन्स और फ्यूचरिस्टिक रिसर्च पर खर्च कर रहा है। तीनों देशों के रक्षा बजट की बात करें तो सऊदी अरब अकेले रक्षा पर करीब 70 बिलियन डॉलर खर्च करता है, लेकिन उसका ज्यादातर पैसा अमेरिका और पश्चिमी देशों से सीधे बनाए हथियार खरीदने में चला जाता है, खुद कुछ नहीं बनाता। तुर्की का रक्षा बजट करीब 18 से 20 बिलियन डॉलर है और कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान का बजट महज 8 से 10 बिलियन डॉलर के बीच सिमटा हुआ है। तो तीनों देशों का बजट अगर मिला भी दिया जाए तो एक कागजों पर 95 से 100 बिलियन डॉलर दिखता है, लेकिन जैसे कौरवों के पास अलग अलग दिग्गजों का जमावड़ा था पर कोई एक मजबूत और एकीकृत नीति नहीं थी, ठीक वैसे ही एक एकीकृत रक्षा निर्माण तंत्र ना होने की वजह से यह पैसा भारत की स्वदेशी और संगठित ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। आखिर क्यों भारतीय सेना के आगे ये तीनों देश मिलकर भी टिक नहीं पाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, धूल चाटेंगे, ये जानते हैं। सैन्य संख्या बल का अगर मुकाबले की बात करें तो भारत के पास 14,31,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक है, पाकिस्तान 6,60,000 सैनिक, तुर्की 4,08,000, सऊदी अरब 2.5 लाख के आसपास। तीनों की कुल एक्टिव सैनिकों को जोड़ भी दें तब भी उनकी संयुक्त संख्या लगभग 13.9 लाख भारत की अकेले की एक्टिव सेना से कम पड़ जाती है। इसके अलावा भारत के पास 10 लाख रिजर्व सैनिक, 25 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स है। इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम यानी स्वदेशी रक्षा ताकत की बात करें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश विदेशों से हथियार खरीदने या दान पर निर्भर करते हैं, दक्षिणा पर निर्भर करते हैं। इसके उलट भारत के पास अपना स्वदेशी रक्षा ढांचा है। हमारे पास अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, स्वदेशी स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मौजूद है। भारत न्यूक्लियर संपन्न तो है ही, न्यूक्लियर ट्राइड पर भी भारत की पकड़ मजबूत है। क्या होता है, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसके पास जमीन से अग्नि 5 के जरिए, हवा से राफेल S-230 MKI के जरिए और पानी से अरिहंत क्लास सबमरीन्स, तीनों जगहों से हवा, पानी, जमीन परमाणु हमला करने में भारत सक्षम है। न्यूक्लियर ट्राइड भारत के पास मौजूद है, यही भारत की एक बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के पास तो यह है ही नहीं, गिने चुने दुनिया के 4-5 देशों के पास यह शक्ति है। आइए अब सीधे आंकड़ों के तराजू पर तौलते हैं। अगर कागज पर भारत और इस तिकड़ी यानी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब का मुकाबला कराया जाए तो संख्याएं क्या कहती हैं। लड़ाकू बेड़ा और एयर डोमिनेंस की बात करें तो भले ही कागजों पर तीनों देशों के विमानों को जोड़कर संख्या ज्यादा दिखती हो उस तरफ, लेकिन क्या सऊदी का F-15 या तुर्की का F-16 पाकिस्तान में आकर भारत से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। लॉजिस्टिक्स की दिक्कत होगी, फ्यूल सप्लाई की दिक्कत होगी, एयर स्पेस ऑपरेशंस के हिसाब से ऐसा करना असंभव है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल सुखोई 30 MKI के आगे उनका कोई भी एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही सोच में पड़ जाएगा। अगर घुसेगा तो नीचे पड़ जाएगा। नेवल डोमिनेंस की बात करते हैं। भारत का वर्चस्व, हिंद महासागर भारत का अपना अखाड़ा है।
भारत की नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। तुर्की या सऊदी अरब के पास हिंद महासागर में कोई स्थायी नेवल बेस या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर युद्ध होता है तो भारतीय नौसेना अरब सागर में पाकिस्तान की पूरी समुद्री नाकेबंदी कर सकती है, जैसा कि 1971 में किया गया था कराची पोर्ट में। अब इस सवाल का जवाब जानते हैं जो हर किसी के मन में है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, इस तिकड़ी में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अंधे में काना राजा कौन है? अगर हम सैन्य विशेषज्ञों और स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री के आंकड़ों को देखें तो इन तीनों देशों के पास 3 अलग अलग तरह की ताकतें हैं। तुर्की के पास रक्षा तकनीक और नौसेना का सिरमौर बनने का दम है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। तुर्की की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वदेशी रक्षा उद्योग है। बायरक्तार, TB2 ड्रोन, मिलजेम क्लास की युद्धपोत और F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा तुर्की को इस तिकड़ी का सबसे उन्नत देश बनाता है। इसका सालाना रक्षा बजट लगभग $30 अरब है। सऊदी अरब अकूत पैसा रखता है और लॉन्ग रेंज एयर पावर है। अगर बात पैसे की हो तो सऊदी अरब इस गठबंधन का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। सऊदी का सालाना रक्षा बजट $83.2 अरब है, जो तुर्की और पाकिस्तान के संयुक्त बजट से भी ज्यादा है। हालांकि सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए 90% पश्चिमी देशों यानी अमेरिका और यूरोप पर निर्भर है। इसके पास F-15S यूरोफाइटर टाइफून और 22 एरियल टैंकर विमान है जो हवा में ईंधन भरकर लंबी दूरी के ऑपरेशन चलाने की क्षमता देते हैं। पाकिस्तान की बात करें, थल सेना की संख्या और परमाणु हथियार की बात करें, थल सेना की तो हमने पहले बात की, लेकिन संख्या बल के मामले में पाकिस्तान के पास इस तिकड़ी की तुलना में सबसे बड़ी थल सेना है। लगभग 6,60,000 सक्रिय सैनिक हैं, 2600 से ज्यादा टैंक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस पूरे मुस्लिम ब्लॉक में अकेला परमाणु संपन्न देश है जिसके पास अनुमानित 170 परमाणु हथियार, शाहीन, अब्दाली, गजनवी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो निष्कर्ष यह है कि तुर्की के पास तकनीक है, सऊदी के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास सैनिक और परमाणु बम है। लेकिन क्या ये तीनों मिलकर इंटीग्रेटेड होकर सैन्य ताकत बन सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों देशों की भाषा, मिलिट्री डॉक्ट्रिन और कमान संरचना पूरी तरह से अलग है। इनको मिलाया नहीं जा सकता। अब आते हैं सबसे बड़े और कूटनीतिक सवाल पर, क्या सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ कभी युद्ध में उतरेंगे? इसका सीधा और सटीक जवाब है बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकते। सऊदी अरब का भारत से आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। भारत और सऊदी के बीच $50 अरब से ज्यादा का व्यापार होता है। भारत सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। सऊदी में 26 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है भारतीय है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS अपने विजन 2030 के तहत भारत को एक बेहद अहम पार्टनर मानते हैं। वो एक कंगाल और अस्थिर पाकिस्तान के लिए भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति से कभी दुश्मनी नहीं लेंगे। कहा यह भी जा रहा है सऊदी ने जो कुछ किया है ईरान से बचने के लिए किया है। भारत के मामले में वो पंगा नहीं लेगा, पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान से सऊदी ने पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ यह समझौता किया है। तुर्की की भौगोलिक सीमाओं की बात करें और नेटो के दबाव की बात करते हैं। तुर्की नेटो का सदस्य है। नेटो के नियमों के मुताबिक तुर्की किसी भी गैर नेटो देश जैसे पाकिस्तान के लिए किसी तीसरे देश जैसे भारत पर हमला करने नहीं जा सकता। बात खत्म। जब पूरा ये क्लॉज ही यहां पर साफ हो जाता है तो फिर यानी नेटो का सदस्य है यूरोपीय देशों के साथ मिलकर। अब पाकिस्तान की भी जिक्र करते हैं। कंगाल है पाकिस्तान का अपना रक्षा बजट केवल 9 से 10 अरब डॉलर का है। बिना स्वदेशी मदद के पाकिस्तान की सेना 15 दिन से ज्यादा युद्ध झेलने में सक्षम नहीं है। तेल बारूद उसके पास है नहीं। मक्का में हुआ यह समझौता पाकिस्तान की आत्मसंतुष्टि का एक कागजी दस्तावेज जरूर हो सकता है। ईरान ने भी कह दिया कागज का टुकड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि भारत की सैन्य ताकत, औद्योगिक क्षमता और रणनीतिक स्थिति के आगे यह गठबंधन कुछ भी नहीं है। जैसे महाभारत में कौरवों की विशाल संख्या के बावजूद विजय पांडवों और अर्जुन के सत्य और सामर्थ्य की हुई थी, ठीक वैसे ही भारतीय सेना की प्रचंड महाशक्ति के सामने कोई भी गुट भारतीय अखंडता को चुनौती नहीं दे सकता। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस कथित मुस्लिम नेटो से चिंतित होने की जरा भी जरूरत है, या भारत का बढ़ता कद ही इसका सबसे बड़ा जवाब है? एक शहर जहां हर कदम पर इतिहास सांस लेता है, एक टेबल जहां बैठे 3 देश और एक दस्तखत जिसने पूरे इलाके की सुरक्षा गणित को हिलाकर रख दिया। मक्का, यहीं से निकलता है वो ऐलान जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, 3 मुस्लिम देश अब एक साझा रक्षा समझौते के तहत साथ खड़े हैं
और इस समझौते की सबसे खतरनाक लाइन क्या है? अगर तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा, यानी हमला एक पर, जवाब तीन तरफ से। यही वो सवाल है जिसने इस समझौते को साधारण डिफेंस डील से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। क्योंकि तस्वीर को जरा गौर से देखिए, एक तरफ सऊदी अरब की अपार आर्थिक और ऊर्जा ताकत, दूसरी तरफ तुर्की की बढ़ती रक्षा क्षमता और तीसरी तरफ पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता। पैसा, हथियार और परमाणु क्षमता एक ही सुरक्षा पैकेज में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यह समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका ईरान तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष की आग से घिरा हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या मक्का से एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा युग की शुरुआत हो रही है? क्या अमेरिका पर दशकों की सुरक्षा निर्भरता के बीच अब खाड़ी देश अपने विकल्प मजबूत कर रहे हैं? क्या ईरान के सामने एक नया रणनीतिक समीकरण खड़ा हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान इस गठजोड़ में है तो क्या इसका असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा? इस रिपोर्ट में नाटो जैसे संगठित हुए 3 मुस्लिम देशों की हर परत खोलेंगे, क्योंकि मक्का में हुआ यह समझौता सिर्फ 3 देशों के बीच दस्तखत नहीं है। इसके पीछे बदलते मिडिल ईस्ट और बदलती वैश्विक रणनीति की पूरी कहानी छिपी है। अब जरा इस समझौते की असली ताकत समझिए। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने जिस साझा रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं, उसका सबसे अहम संदेश है, अगर तीनों में से किसी एक देश पर बाहरी सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी एक पर खतरा आया तो बाकी दोनों भी सुरक्षा की लड़ाई में साथ खड़े होंगे। यही इस समझौते का सामूहिक प्रतिरोध वाला सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन इसे सीधे नाटो का नया वर्जन कहना जल्दबाजी होगी। नाटो के पास दशकों पुरानी संयुक्त सैन्य संरचना और कमांड सिस्टम है। मक्का समझौते की असली ताकत अब इस बात से तय होगी कि आने वाले वक्त में इसके तहत कितना सैन्य सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रक्षा समन्वय विकसित होता है। अब आप जरा इस तिकड़ी की ताकत देखिए। सऊदी अरब के पास आर्थिक और ऊर्जा शक्ति है, तुर्की के पास मजबूत रक्षा उद्योग और सैन्य तकनीक है, जबकि पाकिस्तान के पास बड़ी सेना और परमाणु क्षमता है। यानी तीनों की अलग अलग ताकतें अगर एक सुरक्षा ढांचे से जुड़ती हैं तो क्षेत्रीय रणनीति पर असर पड़ना तय है। और समझौते का समय भी बेहद अहम है। मिडिल ईस्ट पहले से अमेरिका ईरान तनाव और लगातार बढ़ते क्षेत्रीय सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अपने विकल्प मजबूत करना चाहता है। तुर्की की रक्षा तकनीक और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता इस समीकरण को और महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह समझौता ईरान के खिलाफ है? सीधे तौर पर ऐसा कहना सही नहीं होगा। तीनों देशों ने इसे रक्षात्मक समझौते के तौर पर पेश किया है और किसी एक देश को इसका घोषित निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन मौजूदा अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये समझौता हुआ है, इसलिए इसे मिडिल ईस्ट के बदलते सुरक्षा समीकरण से अलग करके देखना मुश्किल है। अब बात भारत की। इस समझौते में पाकिस्तान की मौजूदगी इसे नई दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से सैन्य और राजनीतिक तनाव है। ऐसे में अगर भविष्य में इस समझौते के तहत रक्षा सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग का दायरा बढ़ता है तो भारत को निश्चित तौर पर इस पूरे समीकरण पर नजर रखनी होगी। लेकिन एक बात साफ है, अभी यह कहना कि मक्का समझौता सीधे भारत के खिलाफ बनाया गया है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। इसका घोषित उद्देश्य 3 देशों की सामूहिक सुरक्षा है और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत है। मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था बदल रही है। क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा विकल्पों को मजबूत कर रहे हैं और आपसी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अब असली सवाल है, क्या मक्का का यह समझौता सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तखत बनकर रह जाएगा या आने वाले वक्त में यह सैन्य सहयोग का ऐसा नेटवर्क बनेगा जो पूरे इलाके का रणनीतिक गणित बदल देगा? क्योंकि मक्का में हुआ यह समझौता सिर्फ 3 देशों की खबर नहीं, बल्कि ये बदलती दुनिया में बदलते सुरक्षा समीकरण के संकेत हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या मक्का डिफेंस डील मिडिल ईस्ट का नया नाटो बन सकता है? और क्या इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी से भारत की टेंशन बढ़ सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।